जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी की कृत्रिम तथा छोटी अनुकृति है। यह त्रिआयामी संरचना होती है जिसकी सहायता से पृथ्वी को प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाता है? ग्लोब। यानी कि ग्लोब मानव निर्मित पृथ्वी की छोटी अनुकृति है जिसके सहायता से पृथ्वी को प्रदर्शित किया जाता है, वो ग्लोब कहलाता है। ग्लोब की कुछ विशेषताएं या महत्व जानते हैं कि ग्लोब की क्या विशेषताएं या क्या महत्व है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित किया जाता है तथा ग्लोब को अक्ष के साथ झुका हुआ दिखाया जाता है। ग्लोब को अक्ष के साथ झुका हुआ दिखाया जाता है। ग्लोब द्वारा पृथ्वी पर स्थित भूभाग, भू आकृति, भूस्थल, जल, महासागर, महाद्वीप, द्वीप, पर्वत आदि को आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि ग्लोब का एक मापक या पैमाना होता है जिसकी सहायता से भू आकृतियों को आनुपातिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब का एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से भूभाग की सभी आकृतियों को आनुपातिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब द्वारा पृथ्वी पर स्थित आकृति या स्थान को सही दूरी तथा आकार का निर्धारण किया जाता है। कितनी दूरी है, कैसा आकार है, वो ग्लोब के द्वारा एकदम सही चीज मात्रा पे दिखाया जाता है, सही आकृति में दिखाया जाता है। ग्लोब की विशेषता या मत इस प्रकार भी है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप होता है, इसलिए पृथ्वी का परिक्रमण समझने के लिए एक उत्तम साधन है। ग्लोब द्वारा पृथ्वी की सभी काल्पनिक रेखा जैसे अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की आकृति का प्रदर्शन करना आसान होता है। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन में सहायक होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी के अध्ययन में सहायक होता है। आप जानते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं क्या है? देखिए, विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखिए, अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अंशों को विभाजित किया जाता है। विस्तार विषुववृत्त से दोनों ओर के ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 होता है। यानी कि देखिए, जो दूरी होता है विषुववृत्त के दोनों ओर की जो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होता है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। बोलता है इसका मापन, अगर इसका माप देखा जाए, इसका माप 380 डिग्री यानी 380 अंश का 1/4 अर्थात 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी रेखांक उत्तर ध्रुव तथा 90 अंश दक्षिणी रेखा चित्र यानी दक्षिणी ध्रुव का प्रारूप होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जैसे जैसे विषुववृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं जो विषुववृत्त के 0 अंश
उत्तरी ध्रुव यानी जो 90 अंश उत्तर की है और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण में। अक्षांश क्या हो जाते हैं, समांतर रेखाएं और भी है जो इस प्रकार है या जो निम्न। इसके अतिरिक्त 4 हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है 23.5 अंश उत्तरी है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा वो भी 23.5 अंश क्या है, दक्षिणी। विषुवत के कितने हैं, 66 से 1/2 अंश। उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, विषुवत रेखा के 66.5 यानी 66 कंप्लीट 1/2 अंश। दक्षिण ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर। पृथ्वी पर 23.5 अंश, पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है उस कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है, गर्मो नहीं, सर्वाधिक गर्मी पड़ता है। पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उत्तरी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इस तरह दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 20 तक का जो क्षेत्र होता है दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। 66 से 1/2 अंश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है उसको कहलाता है उत्तरी कटिबंध, तथा 66 से 1/2 से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं। देखिए, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं लंबवत होती हैं परंतु समानांतर नहीं होती है। लंबवत तो होती है किंतु समानांतर नहीं होती। दो देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। जो ध्रुवों की ओर कम होती है उन्हें बृहद वृत्त भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। बात करते हैं मानचित्र। मानचित्र देखिए, भूगोल में मानचित्र भौगोलिक स्थान, आकृति, मौसम आदि विषय वस्तु को दर्शाता है। मानचित्र 2 आयामी होता है और इसके जो सपाट क्षेत्र होता है क्षेत्र पर त्रिआयामी विषय का प्रदर्शन किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का एक व्यापक महत्व होता है। यह भौगोलिक अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। मानचित्र पृथ्वी स्थित सागर, महासागर, देश, महादेश या अन्य स्थानों की दूरी तथा आकृति का आनुपातिक रूप को प्रदर्शन करता है। मानचित्र के प्रकार की बात करते हैं। अगर विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो मानचित्र को अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, पर्यावरणीय मानचित्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मानचित्र। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे दीवार मानचित्र एवं एटलस, दीवार पर लगाया जाने वाला मानचित्र जो छोटे आकार का होता है, इसका मापक पैमाना बहुत बड़ा होता है।
एटलस कई मानचित्रों का संग्रह होता है। जो एटलस होता है वो कई मानचित्रों का संग्रह होता है। स्थलाकृति मानचित्र यानी पृथ्वी की स्थलीय आकृति को दिखाने वाला मानचित्र जो होता है उसको कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र में जैसे सड़क, शहर, जलीय क्षेत्र, पर्वत, पहाड़ आदि को दिखाया जाता है। विशिष्ट मानचित्र, विशिष्ट मानचित्र वह मानचित्र होता है या यह मानचित्र किसी विशेष विषय को प्रदर्शित करता है, जैसे जनसंख्या, जनघनत्व, मौसम, पर्यावरण, जलवायु आदि। विशिष्ट मानचित्र सामान्यतः भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है। विशिष्ट मानचित्र जो होता है वो सामान्यतः भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।